विभाजन के संदर्भ में जिंदगीनामा और झूठा सच, इन पर एक साथ मुकम्मल रूप में बातचीत करना एक तरह से जीवन क्रम के विकसित हुए संदर्भों को रूपायित करना है। जहां एक ओर जिंदगीनामा भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति में सांझी संस्कृति को, जिसमें कि सारा समाज एक साथ मिलकर रहता है, अगर दो शब्दों में बात की जाए तो जहां पर हिंदू और मुस्लिम समाज की एकता दिखाई पड़ती है और सांझी संस्कृति एक नए रूप में विकसित होती हुई दिखाई पड़ती है, वहीं पर झूठा सच आजादी के बाद विभाजन की जो त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी की विभीषिका को अपने पूरे यथार्थवादी विजन के साथ दिखाता है। इन दोनों उपन्यासों की विशेषता यही है। आज हम भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इन 75 वर्षों में देश की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं। भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ, लेकिन इसके साथ ही विभाजन का दंश भी साथ ले आया। भारत की आजादी पर बातचीत करने में अगर विभाजन के उस दंश पर हम बातचीत नहीं करेंगे तो यह भारत की आजादी पर मुकम्मल बातचीत नहीं हो पाएगी। ये दोनों उपन्यास अपने अपने ढंग से विभाजन की इस त्रासदी को प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। कृष्णा सोबती हो या यशपाल हो, दोनों ने अपने उपन्यास में विभाजन की त्रासदी को अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूप में दिखाने का प्रयास किया है। जहां पर जिंदगीनामा में कृष्णा सोबती विभाजन के पहले के उस संस्कृति को, जो मिलजुल कर संस्कृति मनाई जाती थी, संस्कृति का विकास हुआ था, उसको दिखाने का प्रयास करती है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम समाज एकीकृत रूप में दिखाई पड़ता है। कई जगह आए प्रसंगों के माध्यम से ये चीजें दिखाई पड़ती हैं कि कैसे हम एकता में सूत्रबद्ध होकर रहते थे। यह एक ऐसा समाज था जहां पर कि ईद और दशहरा, इसकी तिथि एक साथ पड़ जाती थी तो पर्व को मनाने का मजा दुगना हो जाता था। कपड़े सिलने वाले दर्जी के दुकानों पर भीड़ लग जाती थी, मिठाई की दुकान पर भीड़ लग जाती थी। मेले और उत्सव में सब लोग मिलकर इन दोनों पर्वों का आनंद उठाते थे। यह जो सांझी संस्कृति थी, इसी सांझी संस्कृति पर अंग्रेजों की नजर सबसे ज्यादा टिकी हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि इस सांझी संस्कृति और एकता के रहते भारत को बहुत दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। अंग्रेजी राज व्यवस्था, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था ने इसी संस्कृति पर कुछ कुठाराघात किया, उसे तोड़ने का प्रयास किया, उसको कई ढंग से हमारे सामने इस रूप में लाने की कोशिश की ताकि भारत की एकता किसी न किसी रूप में खंडित हो जाए। और अंत में देश की आजादी के बाद यही उनकी रणनीति कहीं ना कहीं से काम कर गई और देश का विभाजन हुआ। और ऐसा विभाजन हुआ देश का कि लोग अपने अपने घरों से, अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से उजड़ गए। वही आदमी जो साझी संस्कृति में जीने को ललायित रहता था, एक दूसरे का दुश्मन बन गया। एक तरह से विभाजन को उसके मुकम्मल रूप में अगर देखना है तो जिंदगीनामा से झूठा सच के बीच का सफर हमें करना ही पड़ेगा। कृष्णा सोबती ने कई उपन्यास लिखे, लेकिन जिंदगीनामा उनके लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जा सकता है, जहां से उनकी यात्रा नया मोड़ लेती हुई दिखाई पड़ती है। इस उपन्यास की विशेषता यह है कि इसमें कोई भी पात्र मुख्य या गौण नहीं है, सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक तरह से जिस प्रकार की आंचलिकता इसमें है, यह पूरी तरह से आंचलिक उपन्यास के रूप में फिट होती है। इसमें चित्र, देश काल, वातावरण, घटनाएं, यही इसके पात्र हैं। घटनाओं से ही उपन्यास का सृजन हुआ।
उपन्यास के फ्लैश पर ही बात लिखी हुई है कि जिंदगी नामा में न कोई नायक न कोई खलनायक, सिर्फ लोग और लोग ही लोग, जिंदा दिल जाबाज लोग, सदियों गाजी मर्दों के लश्करों से भिड़ते रहे, फिर भी फसलें उगाते रहे, जी लेने की सूंधी ललक पर जिंदगियां लुटाते रहे। जिंदगी नामा का कालखंड इस शताब्दी के पहले मोड़ पर खुलता है। पीछे इतिहास की बेहिसाब तहें, बेशुमार ताकतें, जमीन जो खेतीहर की है और नहीं है, यही जमीन शाहों की नहीं है मगर उनके हाथों में है। जमीन की मालिकी किसान किसकी है, जमीन में खेती कौन करता है, जमीन का मामला कौन भरता है, मुजारे असमिया इन्हें जकड़ने में जकड़े हुए शोषण के वे कानून जो लोगों को लोगों से अलग करते हैं, लोगों को लोगों में विभाजित करते हैं। जिंदगी नामा कथ्य और शिल्प के नए प्रतिमान के रूप में इसी विभाजन को दिखाने का प्रयास करता है। इसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। जिंदगी नामा के पन्नों में आपको बादशाह और फकीर, शहंशाह, दरवेश और किसान एक साथ खेतों के मोटेरे पर खड़े मिलेंगे। सर्वसाधारण की वह भीड़ भी वहां पर आपको दिखाई देगी जो हर काल में, हर गांव में, हर पीढ़ी को सजाए रखती है। उपन्यास का आरंभ ही एक लंबी कविता से होता है। यह कविता पंजाब की अल्हड़ता और मानविकता दोनों को अभिव्यक्त करती है। विभाजन के पहले पंजाब के संघर्ष और खिलंदड़पन को इस कविता में अद्भुत अभिव्यक्ति मिली है। इतिहास जो नहीं है और इतिहास जो है वह नहीं जो हुकूमतों की तख्तगाहों में प्रमाणों और सबूतों के साथ ऐतिहासिक खातों में दर्ज कर सुरक्षित कर दिया जाता है, बल्कि वह जो लोकमानस की भगीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता है और फैलता है और जनसामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। गलबहियां सी उबड़ती मचलती दूध भरी छातियों सी चनाब और जेहलम की धरती बनी मां, कुर्ते के बंद खोलती दूध की बूंदे ढरकाने को कौन जानेगा, कौन समझेगा अपने वतन को छोड़ने और उनके मुंह मोड़ने के दर्दों को पीड़ा की झेलम चिनापता। यह कविता इस उपन्यास का बीज तत्व है। वास्तव में पूरा उपन्यास इसी कविता के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। इस संदर्भ में विद्वानों ने अपने अलग अलग ढंग से अपनी अपनी बात कही है। उससे जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि यह बंटवारा एक भूखंड के, एक साझी संस्कृति के दो कर दिए जाने की घटना भर नहीं है, बल्कि वह बुनियादी गलती है, वह विषवेल है जो दोनों टुकड़ों में वर्षों के दौरान फूली फली है। वर्तमान साक्षी है कि यह राजनीतिक बंटवारा पंजाब के किसी देहाती अंचल का पसारा भर नहीं है, रोजमर्रा की घटनाओं का एक बेहद खूबसूरत कोलाज है। कोलाज भी वह नहीं है, दरअसल खूबसूरत वह है ही नहीं, वह एक निहायत तकलीफदेह टूटन झेलने की प्रक्रिया है। इतिहास गवाह है कि इस प्रक्रिया ने धर्म और सियासत के नाम पर अखंड संस्कृति को कुछ इस तरह तोड़ा है कि टूटने का यह अनवरत सिलसिला आज भी बीचों बीच चाक का दिए गए उन टुकड़ों को तोड़ रहा है। जिंदगी नामा उपन्यास का अध्ययन बताता है कि इसमें विभाजन के बाद की किसी घटना का सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ घटनाओं का जिक्र इसे विभाजन की पृष्ठभूमि से जोड़ता है और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें 1907 से 1914-15 के बीच होने वाले स्वाधीनता आंदोलन संबंधी घटनाओं का जिक्र है। पंजाब का राष्ट्र प्रेम उपन्यास की कई घटनाओं में उभर कर सामने आता है। उदाहरण के लिए हम इन बिंदुओं को देख सकते हैं। 1950 में होने वाला विभाजन, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, यह 1911 तक चला, बाद में बंग एक के नाम से जाना गया। 1907 भारत के दो महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों लाला लाजपत राय तथा भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का देश से निष्कासन हुआ। इसी क्रम में गांधी जी द्वारा अफ्रीका में किए गए आंदोलन का जिक्र भी जिंदगी नामा में साफ साफ दिखाई पड़ता है।
कृष्णा सोपती के उपन्यासों में सत्ताधीशों के प्रति हमेशा नाराजगी का भाव रहा है। उनका मानना है कि देश को बांटने और लोगों को विभाजित करने में राजनीति की अहम भूमिका थी। वह संविधान के पक्ष में खड़ी होकर मानवता के लिए आजीवन लड़ती रही। अपने साक्षात्कार में वो एक जगह कहती हैं, क्या वजह है कि संविधान के होते हुए भी हमने इसे अपनाया नहीं, इससे सीखा नहीं, यह हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज है। इतनी मशक्कत के बाद तो आपने एक संविधान बनाया, तो कम से कम इसे मानिए तो सही। इस उपन्यास में पंजाब का वह चेहरा देखने को मिलता है जो एक तरह से अब नॉस्टैल्जिया बन चुका है। पंजाब की लहलहाती धरती, कंठों में गूंजते गीत, खुशहाल जीवन, सब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में भेंट चढ़ चुका है, जिसकी टीस बार बार उनके मन में उठती है। विभाजन के बाद जो भारत तैयार हुआ है वह हमारे सपनों का भारत नहीं था। जिस आजादी के लिए पूरा देश जाति धर्म भूलकर एक साथ लड़ा था, वो मिली भी तो उस पर विभाजन का घाव लग गया। यह एक ऐसा घाव था जो देह पर नहीं, दिल पर प्रहार करता रहा। आज भी उसकी टीस पीड़ा बनकर उभर कर सामने आती है। वह आजीवन कोई बुरा ख्वाब बनकर उनका पीछा करता रहता है। लेखिका जिंदगीनामा में अपने बचपन को जीती हुई वहां की स्मृतियों के सहारे आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। उन स्मृतियों में पंजाब की जो तस्वीर है वह विभाजन के बाद धूमिल पड़ जाती है। अपने घर, परिवार और समाज की हंसी ठिठोली वह इन शब्दों में लिखती है। तारों की छाह मजी पर बैठी राबिया, आप ही चुनाव की कोलक लहर बन आई। चांद की चांदनी में गूंथे सिर की मीडिया, नुकीले नाक को अनूठी पवन दे। सिर पर की नटखटी दुपट्टी ऐसी अल्लड़ बना दूंगी, रही जैसे मुंडेर पर कोई कुंज आ बैठा हो। बंटवारे की विभत्स घटना को कृष्णा सोपती ने राजनीतिक, भाषा, संस्कृति और सीमाओं के परिधि में बांधकर देखने की कोशिश की है। जिंदगीनामा वास्तव में पंजाब की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भाषिक और धार्मिक अस्मिता के खंडित होने की कसक है। अपनी अस्मिता के लिए लड़ते हुए पंजाब और न झुकने वाले पंजाब की जो तस्वीर कृष्णा सोपती जिंदगीनामा में बुनती हैं, वह विभाजन के बाद ध्वस्त होती हुई दिखाई देती है। भारत की आजादी में पंजाब की कुर्बानियों को कभी नहीं भूला जा सकता है। विभाजन का सबसे बड़ा दुख पंजाब के हिस्से में ही आया, क्योंकि वह उस सीमा रेखा के नजदीक था। कृष्णा सोपती का जीवन तमाम तरह की विवादों से घिरा रहा। उनके यहां जीवन का यथार्थ चित्रण है, उसमें महिलाओं के लिए खुला प्रतिरोध है। भारतीय आजादी का इतिहास देखें तो महिलाएं भी उसका हिस्सा रहीं। पंजाबी समाज की महिलाओं का सजीव चित्रण कृष्णा सोपती के यहां दिखाई पड़ता है। जिंदगीनामा में विभाजन पूर्व स्त्री की स्थिति और उसके संघर्ष के साथ ही उनके साथ होने वाले घरेलू हिंसा के खिलाफ भी उन्होंने मुखर होकर लिखा है। कृत्य सत्ता की क्रूरता ने जिस तरह से महिलाओं की जिंदगी को तबाह कर रखा था, उसके लिहाज से देखे तो कृष्णा सोपती का संपूर्ण साहित्य उनके पक्ष में खड़ा दिखाई पड़ता है। भारतीय समाज में महिलाओं के लिए बनाई गई शुचिता और नैतिकता की थोती मानसिकता को तोड़ते हुए उन्हें मुक्त करती हुई उनकी लेखनी उन्हें अन्य महिला साहित्यकारों से अलग करती है। कृष्णा सोपती के यहां महिलाओं की जीवन त्रासदी के कई रूप देखने को मिलते हैं। इसी संदर्भ में विभाजन को लेकर यशपाल के उपन्यास झूठा सच पर भी बात कर लेना लाजमी होगा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन भारतीय समाज के लिए जिस त्रासदी के रूप में उभरा था, लोग अपनी संस्कृति और जड़ जमीन से न केवल जबरन अलग कर दिए गए, बल्कि अपने को अपने सामने जलते और कटते देखकर भी कुछ न कर सके। झूठा सच यही विभाजन की विभीषिका का चित्रण है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहला वतन और देश, जो 1958 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा देश का भविष्य। दोनों खंडों में यशपाल ने विभाजन की घटनाओं को जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया है और साथ ही राजनीति की विसंगतियों पर भी प्रहार किया है। उपन्यास के पहले खंड में लाहौर के भोला पांधे की गली के परिवारों को आधार बनाकर आम जनता की मार्मिक कहानी को साहित्यिक आयाम दिया गया है। विभाजन के कारण आम जीवन में उपजी सांप्रदायिक त्रासदी का चित्रण करते हुए यशपाल तत्कालीन समाज की मानसिक स्थिति और मनोदशा को अभिव्यक्त करते हैं।
विभाजन के कारण लोगों को जबरन अपनी जमीनों और घरों से उखाड़कर अनजान जगह भेजे जाने की पीड़ा की कथा इस उपन्यास को न केवल मार्मिक बनाती है बल्कि इसी विषय पर लिखे अन्य उपन्यासों से भी उसे अलगाती है। इस उपन्यास का पात्र जयदेव पुरी, उसकी पत्नी कनक, उसकी बहन तारा, ये सारे के सारे एक परिवार के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जयदेव पुरी का पूरा परिवार एवं कनक का परिवार ये आपस में ये बार बार लौटते हैं। पुरी का परिवार मध्यवर्गीय जीवन जीता है। मध्य वर्ग का जीवन संघर्ष और विडंबना उनके जीवन का हिस्सा है। पत्रकारिता के माध्यम से नेताओं की काली करतूतों को जनता के सामने लाने का साहस करता है। पुरी सिद्धांतवादी है, अपनी जीविका को अपने सिद्धांत से बड़ा नहीं समझता। देश को चलाने वाले नेताओं की सच्चाई को बार बार सामने लाने के कारण उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन वह विचलित नहीं होता। प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचारों वाला पुरी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सद्भावना का सम्मान करता है। नौकरी से निकाले जाने के कारण उसका संघर्ष और तीव्र होता है। विभाजन की स्थिति पैदा हो जाने से उसका संघर्ष और अधिक बढ़ जाता है। अंततः विभाजन के बाद उसे अपने परिवार सहित लाहौर छोड़कर जाना पड़ता है। पुरी को अपनी पत्रकारिता की प्रतिभा का पूरा विश्वास है। विभाजन के बाद वह भारत में एक समाचार पत्र का संपादक बनता है, बाद में विधायक बनता है। धीरे धीरे वह जिस राजनीति का विरोध करता था उसी का हिस्सा बन जाता है। अपने सिद्धांत और लेखनी को छोड़कर वह अपने लाभ के लिए काम करना आरंभ कर देता है। दरअसल यशपाल ने उपन्यास में राजनीतिक अवसरवाद को भी गहराई से दिखाने का प्रयास किया है। उसकी बहन तारा मध्यवर्गीय जीवन जीने वाली प्रगतिशील विचारों की महिला है। एक तरफ जहां विभाजन में देश में अमानवीय हिंसाएं और दंगे हो रहे थे, वहीं उसके ससुराल से उसे उठवा लिया जाता है। वह कठपुतली बनकर सब कुछ देखती है। उसका भाई जो एक सशक्त पत्रकार था, वह भी उसी व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है, जिसके कारण वह कुछ नहीं कर पाता। विभाजन ने तारा की जिंदगी को तार तार कर दिया, लेकिन वह हारती नहीं और अपने अतीत को भूलकर दिल्ली आकर रहने लगती है और अपनी क्षमता से सरकार के बड़े पद तक पहुंच जाती है। तारा की जिंदगी केवल एक माध्यम है। दरअसल यशपाल तारा के माध्यम से उन तमाम महिलाओं की स्थिति को सामने लाना चाहते हैं जो विभाजन की भेंट चढ़ गई थी। उनसे बलात्कार के बाद उनके परिवार और समाज ने उन्हें छोड़ दिया था। कुछ तो परिवार से बिछुड़कर कहां खो गई, इसका पता ही नहीं चला। तारा जैसी प्रगतिशील महिलाएं सब कुछ झेलकर आगे बढ़ गई, लेकिन विभाजन ने महिलाओं को अपने घर से बेघर और बेवतन कर दिया। तारा की कहानी जितनी साधारण है, उससे जीना उतना ही कठिन है। पुरुष कहीं से भी अपना जीवन शुरू कर सकता है, लेकिन महिला नहीं, क्योंकि समाज की मानसिकता उसे देह से अधिक नहीं समझती है। झूठा सच विभाजन के बाद हुए दंगे से मचे कोहराम की घटनाओं को जोड़कर आगे बढ़ता है। अंग्रेजी शासन, भारत का विभाजन विश्व की सबसे क्रूरतम घटनाओं में से एक है, जिसमें राजनीतिक लाभ के लिए लोगों की हत्याएं हुई। एक साथ 30 त्योहार मनाने वाले हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। यशपाल का झूठा सच यह भी बताता है कि यह जीवन केवल विभाजन, जमीन का विभाजन नहीं था, बल्कि मानवीय संवेदना का ही बंटवारा था। लोग इसकी भेंट चढ़े। इस दंगे में सबका कुछ ना कुछ गया। किसी का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। यह दंगा इतना अमानवीय था कि एक दूसरे के खून के प्यासे लोगों तक ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। भारत छोड़कर पाकिस्तान और पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने वाले यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह नया देश कब बना। झूठा सच का पहला भाग, वतन और देश विभाजन की त्रासदी का जो चित्रण है, वह तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था और सत्ता क्रूरता की सच्चाई को प्रस्तुत करता है। शरणार्थियों का पलायन, विभाजन से उपजी स्थितियों का राजनीतिक लाभ देने वाले राजनेताओं का भ्रष्ट चेहरा इस उपन्यास में खिलकर सामने आया है। विभाजन के बाद उपजी त्रासदी को समझने के लिए उपन्यास के आरंभिक अंश को देखना महत्वपूर्ण होगा। जयदेव पुरी शरणार्थियों को मुफ्त राशन बांटने वाले डिपो के सामने क्यू में खड़ा था। उसके आगे 3 स्त्रियां और 3 पुरुष थे। क्यू में सबसे पहले खड़ी स्त्री राशन देने वाले से अनुरोध कर रही थी, भाई हम 4 आदमी, 2 बच्चे भी हैं, 1.5 पाव आटा, छटाक भर दाल से हमारा क्या बनेगा भाई।
शेर भर आटा तो दो माई, 3 आदमी 1.5 पाव आटा, छटाक भर दाल का ही ऑर्डर है, जो यहां आएगा उसी को मिलेगा। राशन बांटने वाले ने नियम की व्यवस्था प्रकट की। कुछ लोग स्त्री का समर्थन करने लगे, दूसरे लोगों ने राशन बांटने वाले का साथ दिया। आदमी तो सभी के साथ है, किसी के साथ 5 है, किसी के साथ 10 है, कोई 4 का राशन लेकर जा रहा है। सच्चाई इसी में है कि जिसे लेना हो सामने आकर लो। पुरी ने देखा 2 पुरुष और 1 स्त्री राशन लेकर एक ओर खड़े थे। दोनों पुरुषों ने अंगूछे में लिया आटा और दाल स्त्री के ओढ़नी की झोली में डाल दिया। अधिक आयु के पुरुष ने लड़के से कहा, तुम चलो, मैं बालन ईंधन लेकर आता हूं। पुरी अपना बिस्तर बगल में दबाए, सोचा आटा दाल के लिए बिस्तर से चादर निकाल ले। वह बिस्तर खोलने के लिए कि उसे हटता है तो कई आदमियों के पीछे हो जाना पड़ता है। झूठा सच अपने प्रकाशन के समय से ही विवादित और लोकप्रिय दोनों हुआ। आलोचकों का एक वर्ग ने झूठा सच में अव्यक्त घटनाओं को कोरी कल्पना कहा, तो कुछ ने माना कि उपन्यास तत्कालीन घटनाओं का सफल दस्तावेज है। अतः झूठा सच उपन्यास जहां एक तरफ विभाजन की त्रासदी को अवगत करता है, वहीं विभाजन से पूर्व की साझी सांस्कृतिक विरासत को भी चित्रित करता है। उपन्यास में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बंटवारे से पहले लाहौर में सभी धर्मों और जातियों के लोग आपस में प्रेम और सद्भावना से रह रहे थे, लेकिन विभाजन के एक फैसले से एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए। जहां लोग सुख दुख, तीज त्योहार, शादी विवाह आदि में हिस्सेदारी करते थे, विभाजन के बाद बदल गया। विभाजन ने भारतीय समाज को इस तरह से बांट दिया कि आज भी उसकी भरपाई नहीं हो सकी है। यह बंटवारा नहीं हुआ होता तो शायद हिंदू मुस्लिम समाज आज इस तरह से बटा नहीं होता। कुल मिलाकर देखें तो ये दोनों उपन्यास विभाजन के संदर्भ में उस पर बातचीत करने के लिए इन दोनों उपन्यासों पर बातचीत करना आवश्यक है। एक उपन्यास जहां आजादी के संघर्ष को दिखाता है, भारतीय समाज की संस्कृति को, उसकी साझी संस्कृति को, उसकी एकता को एक साथ मिलकर साथ साथ सारे त्योहारों को मनाने की बात करता है, और एकता में ही उसकी सारी ताकत दिखाई पड़ती है। उसी एकता को अंग्रेजों ने तोड़ने का षड्यंत्र शुरू से किया था और उसका विकृत रूप दिखाई पड़ता है आजादी के बाद देश के विभाजन में, जिसे यशपाल ने अपने उपन्यास में बड़े यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया है। और इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यही है। धन्यवाद।